हाँ तो मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा था कि जो सन्ड्री एसेट्स वाला पॉइंट है वो x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 7200। तो एक तरह से तो ये हो गया 10x माइनस एक्स 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 7200। x is equal to 7200 into 10 upon 9, that is 8000। इसका मतलब है कि ये 8000 है। ये मैं अब लिख रहा हूं कि 8000 में से 800 रुपए काट देंगे तो ये 7200 आ जाएगा। समझ गए? यस सर। यानी कि यस सर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि B is to take over some of the sundry assets at 7200। तो मैं आपसे अगर पूछूंगा कि B ने जो सन्ड्री एसेट लिए हैं उनकी बुक वैल्यू क्या है, तो अब आप क्या बताओगे? 8000। 8000। तो अगले थर्ड पॉइंट की लाइन है C is to take over the remaining sundry asset at 90% of the book value। तो रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी बची है? 9000। अब इसका 90% वैल्यू में वो लेके जा रहा है, तो इसका 90% कितना हुआ? 8100। लेकिन आगे लिखा हुआ है लेस ₹100 एज डिस्काउंट। इसका मतलब है 100 रुपए का एक ऐसे डिस्काउंट काट दिया हमने, तो नेट अमाउंट आ गई 8000 हो गई। यानी कि 8000 में इसको सी ने टेक ओवर कर लिया है, ये बी ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, समझ में आया? शो तो आप कर ही लोगे ना। Yes. आपने आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है उसमें यहाँ पर बाय बीज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल लिखना है, तो वो तो लिख ही लोगे। यानी कि ये हो गया 7200 और ये हो गया 8000। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। इसी का एक अगला क्वेश्चन दिया है मैंने, वो भी देख लो लगे हाथ। सॉरी, इससे पहले दिया है। अब इसके अंदर सी और डी पार्ट, ई और एफ पार्ट, ई और एफ पार्ट। देखो, एक तरफ मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा और एक तरफ स्टॉक के बारे में। इन्वेस्टमेंट कितने की है? इन्वेस्टमेंट है 30 की, स्टॉक है 60 का। अब उन्होंने क्या बात बोली है? A part of investments were taken over by X at 23,000, being 15% more than the book value। मतलब इसकी जो भी बुक वैल्यू थी, लेट इट बी X, इसकी 15% मोर वैल्यू में वो लेके गया है, एंड दैट इज 23,000। इसी तरीके से स्टॉक के लिए क्या बोल रहा है?
A part of stock was taken over by Z at 24,000, being 25% less than the book value. मतलब मैं इसकी बुक वैल्यू को Y मान लेता हूँ, लेस 25% वैल्यू करके 24,000 आएगा। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। तो आप बता सकते हो कितना? अमाउंट कितना? सर इन्वेस्टमेंट का 20,000। ये x प्लस 15% ऑफ x इज इक्वल टू 23,000। तो ये हो गया 115x अपॉन 100 इज इक्वल टू 23,000, और ये x हो गया 23,000 इंटू 100 अपॉन 115। तो 115 इंटू 230 होता है, और उसके अलावा 2 जीरो, इसका मतलब है 20,000 रुपये। तो ये वाली वैल्यू जो है ये 20,000 निकल आई। ये सबको क्लियर हो गया? सर स्टॉक की 32,000 है। हाँ, स्टॉक की 32,000 है, तो ये निकलेगी कैसे? x माइनस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 24,000। तो ये हो गया 100x माइनस 25x, मतलब 75x अपॉन 100 इज इक्वल टू 24,000। तो therefore x is equal to 24,000 into 100 upon 75, and that is 32,000. तो 32,000 का 25% मतलब 1/4 हो गया 8,000 रुपये, और 8,000 माइनस करके 24 आता है, और इधर 20,000 का 15% हो गया 3,000 रुपये, तो वो 23,000 आता है। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस। अब 60,000 में से 32,000 माइनस कर लोगे तो बाकी कितना बचे? 28। 28। और इधर 30 में से 20 माइनस कर लोगे, बाकी कितने बचे? 10। तो इन्होंने डी पॉइंट में कहा रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय वाई 10% मोर देन द बुक वैल्यू। इसका मतलब है 2800 जमा करके उसने ले ली, यानी कि 30,800 में ले ली वाई ने, और पहले वाली ली है एक्स ने। ठीक है सर? यस। हाँ जी बोलो। ये 10% आपने कहाँ से लिया है? मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट का बोला हुआ है ना शायद। हाँ, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 28,000 की तो बची है, उसका 10% 2,800 ही तो होता है। पूरी 60,000 का मत लेना, मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है उसको 10%। सर ये तो स्टॉक है ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मैं ना कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, इसलिए मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, हाँ मैं वही देख रहा था। कोई नहीं कोई नहीं, इसको क्यों उठा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये जो बात Yes, sir. मैं बता रहा था ना, वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, 10% मोर। तो 1000 ये हो गया 11,000। 11,000। ठीक है, ये यस सर। y लेके जा रहा है, यस सर। और ये x। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टॉक, ये तो z लेके गया ना। ठीक है, और रिमेनिंग स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय y एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि 20% लेस लेनी है हमने
28,000 की, दैट मीन्स 5600 लेस करके लेके आओ। ठीक है, समझ में आई? यस सर। Yes. तो जब समझ आ जाता है तो ये पॉइंट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ये पॉइंट बुक के अंदर भी एक दो क्वेश्चनों में है, तो इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाकी सारे पॉइंट नॉर्मल है, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ, मतलब इन्हीं 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? Yes. Yes, यस sir. सर। अब बुक में देखो, कोई और डाउट या किसी के माइंड में कोई और कोई भी बात है? क्योंकि मेरे हिसाब से, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, एंट्रीज डिस्कस करी थी मैंने, ये वाले पॉइंट डिस्कस कर लिए, करंट अकाउंट वाली बात भी हो गई, ये केसेस भी हो गए। मतलब मेरे एंड पे मेरे हिसाब से और कोई बताने वाली बात तो नहीं बची है। बट हाँ, ये है कि क्वेश्चंस में कोई डाउट आएगा तो मैं बाद में भी लेता रहूंगा, लेकिन अभी किसी और के दिमाग में कोई और डाउट है तो वो बताओ। सर ये as certain sundry assets यही है ना, ये जो भी अपने करा है, क्या चीज? ये as certain sundry assets कौन सा वाला, मतलब किस क्वेश्चन में बात कर रहे हो? लास्ट टॉपिक है ना, हाँ, मतलब या वो अलग है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो अलग टॉपिक है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो अलग चीज है, लेकिन एक मिनट रुको। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट मेरे ख्याल से अब सिलेबस में से हट गया है। ये पहले था सिलेबस में से, अब नहीं है शायद। ठीक है, फिर भी मैं कंफर्म कर लूंगा, अगर हुआ तो बता दूंगा, छोटी सी बात है। यही वाला कह रहे हो ना? जितना यही वाला बोल रहे हो यस ना? सर। हाँ, तो ये पहले सिलेबस का पार्ट था, अब नहीं है। फिर भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। आप मान के चलो कि ओके सर। डिस्कशन में जितनी बातें हमने अभी तक डिस्कस करी हैं, सिर्फ उतनी ही है। बस उनको कैसे कैसे घुमाकर पूछ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। काफी बातें तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, लेकिन काफी अभी भी मैं कहूंगा कि कुछ कुछ लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो आपको सारी इलस्ट्रेशन खत्म करनी है। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर निकलेगा जो आपने मेरे से पूछना होगा। ठीक है? यस सर। तो जिन लोगों का पेपर था वो लोग अगर सारी इलस्ट्रेशन अभी नहीं कर पाए तो कर लेना, और बाकी लोगों ने भी अगर नहीं किया तो कर लेना। कोई डाउट होगा तो मेरे से फिर पूछ लेना। और दूसरी बात ये कि कल कल भी मतलब मेरे लिए ना क्लास लेना मुश्किल है, क्योंकि पापा ने कहीं जाना है, किसी की डेथ हो गई है, तो आउट ऑफ दिल्ली जाना है, तो मुझे शॉप पे जाना पड़ेगा। तो इन दैट केस कल भी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। उसकी जगह ना मैं संडे को, यानी कि परसों, या तो मतलब एक बड़ी क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को शेयर शुरू कराना है, तो मैं उसी क्लास के अंदर काफी कुछ बता दूंगा। 1.5 आवर की क्लास ले लेते हैं परसों। सर हमारा पेपर है मंडे। अच्छा, सर मेरी भी मैथ्स की क्लास है।
नहीं तो एक काम कर लेते हैं ना, हम परसों संडे वाली जो क्लास है वो मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ, ठीक है? यस सर। तो उससे क्या होगा, अगर मान लो किसी का पेपर है और वो उस क्लास को अटेंड नहीं करता है, तो मैं एटलीस्ट उस क्लास की फुल रिकॉर्डिंग कर लूंगा, तो वो मंडे को स्कूल से आके भी देख सकता है, ठीक है ना? अगर तो क्लास अटेंड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो आप उसको देख लेना बाद में। वैसे शेयर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, कोई होमवर्क तो होगा नहीं, तो अगर क्लास अटेंड कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब रिकॉर्डिंग का झंझट, मैं वैसे रिकॉर्ड तो करूंगा ही, ठीक है? एक काम यस सर, करो, ट्राई कर लेंगे। एक काम करेंगे, संडे को क्लास ना थोड़ा सा जल्दी ले लेंगे, मॉर्निंग में सुबह 10-11 बजे वाले टाइम पे, अगर किसी और की क्लास बीच में क्लैश नहीं करती है तो। सर मॉर्निंग मैथ क्लास होती है। मॉर्निंग में मैथ्स की क्लास होती है? सर मेरी भी होती है उसका 10 बजे BSc। 9 to 11। तो 11:30 रख ले, सबसे बढ़िया टाइम है, ना जल्दी है ना लेट है। यस सर। ठीक है, बाकी लोगों को भी ओके है? यस सर। तो तो फिर ये फाइनल है कि हम लोग कल नहीं ले रहे क्लास, क्योंकि कल मैं शॉप पे जाऊंगा, तो मैं लैपटॉप वगैरह लेके भी चला जाऊं तब भी शॉप पे बैठ के क्लास नहीं हो सकती। तो मैं परसों लूंगा क्लास, और मुझे परसों की क्लास का रिमाइंड करा देना गौरीश। सर मेरे पास जो सिलेबस है उसमें शायद डिलीटेड नहीं है ये। मेमोरेंडम बैलेंस शीट? यस सर, कोई नहीं, ग्रुप पर भेजा है मैंने। कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 10-15 मिनट ही लगने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। ओके सर। बहुत आसान है, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हो जाएगा। पहले आप इसके नॉर्मल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, फिर ये बताऊंगा कि ये क्या चीज है। और ये क्लास मतलब आमने सामने लेने में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मैं ऑनलाइन नहीं बताना चाहता, ये मैं आमने सामने बता दूंगा। 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसे बताने में। ओके सर।